हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास में पूछे गए हैं। इससे पहले की कुछ वीडियोस में भी मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपके साथ, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं सीडीपी में। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं या फिर सिमिलर पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक आप एनालाइज कर पाओगे, आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। कम्प्लीटली हम लोग एनालाइज भी करेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा और क्यों करेक्ट होगा और आप कैसे करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत बार। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं या फिर सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है IQ स्कोर्स आर जनरली डैश को रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर किसी बच्चे का IQ स्कोर निकाला जाता है, बुद्धि लब्धि का जो डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन में संबंधित होता है। मतलब कि अगर किसी बच्चे का IQ आप निकालो तो आप कितना बता सकते हो कि वो पढ़ने में या उसकी शैक्षणिक जो योग्यता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो कितनी अच्छी है, कितना आप पता लगा सकते हो IQ से। तो ऑप्शन हमें दे रखा है मॉडरेट यानी कि मध्यम, दूसरा है लीस्ट कम से कम, तीसरा है पूर्ण परफेक्टली, या चौथा है उच्च हाईली। तो आप कैसे कोरिलेट कर पाओगे? तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे का IQ जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि जो शैक्षणिक उसका निष्पादन है वो भी बहुत अच्छा है। तो इससे जो आइडिया आप लगा सकते हो वो मॉडरेट ही लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते, कम भी नहीं लगा सकते। तो आइडिया लगा सकते हो आप मॉडरेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ मॉडरेट यानी कि मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन एन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी डैश ईयर्स। एक बच्चा है जो कि 16 वर्षीय बच्चा है, उसकी बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है वो, उसकी मानसिक आयु की वर्ष कितनी होगी? अब IQ का एक फॉर्मूला होता है, IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब एक्चुअल एज जो है, जो सही में जो उम्र है, इनटू 100। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें IQ तो गिवन है और मेंटल एज हमें निकालनी है। हमें क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि 16 साल का वो बच्चा है, उसकी एक्चुअल एज 16 साल है, वो भी हमें गिवन है और IQ भी हमें गिवन है। मेंटल एज हमें निकालनी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था IQ, तो IQ हमें गिवन है 75 इक्वल टू मेंटल एज हमें पता नहीं है, वो हमें पता करनी है, अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज वो हमें पता है कितनी है 16 इनटू में 100। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, जब आप 16 को इधर 75 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 100 को फिर नीचे डिवाइड करोगे तो वो आएगा 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है इन वाइगॉत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। जब हम वाइगॉत्स्की के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें से जो विकास के निम्नलिखित कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है, उसकी बात नहीं करी वाइगॉत्स्की ने। पहला जो ऑप्शन है वो है सोशल, सामाजिक की बात नहीं करी। दूसरा है सांस्कृतिक, कल्चरल, इसकी बात नहीं करी। या थर्ड है बायोलॉजिकल, जैविक की बात नहीं करी। या फोर्थ लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा की बात नहीं करी। तो जब हम वाइगॉत्स्की के बारे में पढ़ते हैं तो वो सोशल कल्चरल थ्योरी की बात करते हैं, यानी कि
सोशल की तो वो बात कर ही रहे हैं, सामाजिक की वो बात करते ही हैं, कल्चरल की यानी कि सांस्कृतिक की भी बात करते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर हमें समाज के साथ इंटरेक्शन करना है या अंतःक्रिया करनी है, बातचीत करनी है, तो उसके लिए हमें भाषा का आना भी ज़रूरी है। तो वो भाषा की भी बात करते हैं। किस चीज़ की वो बात नहीं करते? वो बात नहीं करते हैं बायोलॉजिकल की, यानी कि थर्ड जैविक की वो बात नहीं करते हैं अपने सिद्धांत में। इसकी बात जो है जीन पियाजे करते हैं बायोलॉजिकल की, और मैच्योरिटी वगैरह की बात करते हैं। सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्वेश्चन। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है, ये आपको बताना है। तो ये किस तरह का प्रश्न है? क्या ये एक डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, यानी कि एक अपसारी प्रश्न है? दूसरा है, क्या ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, क्या ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है? तीसरा है ओपन एंडेड, क्या ये एक मुक्त अंत वाला प्रश्न है? या फिर फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या ये समस्या समाधान का प्रश्न है? तो अगर आप देखोगे कि कैसे मार्क्स और ग्रेड में क्या अंतर होता है। ग्रेड क्या होती है? ABCD जो ग्रेड दी जाती है बच्चों को, A+ या फिर A, B+B। और मार्क्स क्या होते हैं? 100, 90, 80, ये सब मार्क्स होते हैं। तो इनमें अगर हमें अंतर को समझना है तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ एनालिटिकल। ये एक एनालिटिक का प्रश्न है क्योंकि इसमें आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, गिफ्टेड स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, उनको डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। गिफ्टेड बच्चे का IQ जो होता है वो हमेशा 140+ होता है। किसी भी बच्चे का अगर IQ या किसी भी पर्सन का IQ 140+ है तो उसको गिफ्टेड बोला जाता है, प्रतिभाशाली बोला जाता है। तो ऐसे लोगों को किस तरह के प्रश्नों पर समय देना चाहिए? क्या याद करने वाले प्रश्नों पर समय देना चाहिए? ठीक है, रिमेंबरिंग, स्मरण करने वाले पे। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, समझ वाले प्रश्नों पे समय देना चाहिए। या थर्ड क्रिएटिंग यानी कि सृजन करने वाले, क्रिएटिविटी वाले प्रश्नों पे। या फोर्थ है एनालाइजिंग, विश्लेषण करने वाले। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना होता है, जो समय देना होता है, उनको क्रिएटिविटी पे देना होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5, दैट इज़ क्रिएटिंग, यानी कि सृजन करने वाले जो प्रश्न होते हैं उस पे गिफ्टेड बच्चों को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, समय उस पे ज़्यादा अपना जो है देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कॉन्सेप्ट एंड यूज़ इट, प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एरर्स कमिटेड बाय देम। दिस आइडिया वॉज गिवन बाय। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों यानी कि एरर, गलतियों को कम करने में मदद करता है। जैसे कि आप कोई मान लो एक बच्चा है जो एडिशन सीख रहा है, ठीक है, सम करना सीख रहा है, तो वो क्या करेगा? प्रैक्टिस करेगा, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा वो एडिशन करना अच्छे से सीख जाएगा और उससे क्या होंगी? गलतियाँ कम होंगी, वो कम गलतियाँ करेगा। शुरू में तो वो एडिशन करने में गलतियाँ करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी गलतियाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर बोलते हैं कि आप ट्राई कर रहे हो, आपसे गलती हो रही है, फिर आप ट्राई कर रहे हो, तो इसको ट्रायल एंड एरर बोला जाता है। और ये आइडिया जो है वो दिया था E.L. थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के द्वारा ये आइडिया दिया गया था। तो सिक्स्थ का जो पहला ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग पॉजिटिवली। ऐसा कौन सा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है? पहला है फियर ऑफ फेलियर। अगर कोई सीख रहा है और उसके अंदर फेल होने का डर है, मतलब कि अनुत्तीर्ण होने का जो डर है, भय है, तो क्या वो सीखने में पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगा? क्या वो
पॉजिटिवली असर डालेगा सीखने पे। दूसरा है कंपटीशन विद पीयर्स, मतलब कि जो सहपाठी हैं उनके साथ प्रतियोगिता करना। थर्ड है मीनिंगफुल एसोसिएशन, अर्थपूर्ण संबंध बनाकर किसी चीज़ को सीखना, मतलब किसी चीज़ का, किसी आपने जो चीज़ सीखी हुई है पहले से या आप सीख रहे हो उसके साथ उसको रिलेट करना, उसको जोड़ना, संबंध बनाना और एक अर्थ निकालना, उस तरह से सीखना। या फोर्थ है प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स द्वारा यानी कि माता पिता की ओर से बच्चे पे सीखने का, लर्निंग करने का दबाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीनिंगफुल एसोसिएशन, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, यानी कि अर्थपूर्ण संबंध बनाकर जब आप कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं, अधिगम करते हैं तो सीखने में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। लर्निंग जो होती है वो पॉजिटिव होती है। सेवन्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ अ टीचर इज़ दैट ऑफ अ। बच्चे जो होते हैं ना उनको ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की उनमें क्षमता होती है। बच्चा जो है खुद ज्ञान का निर्माण कर सकता है, अर्थ का निर्माण कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, अगर इस तरह से देखा जाए, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। अगर बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करेगा, खुद अपनी नॉलेज को क्रिएट करेगा, मीनिंग खुद बनाएगा, तो टीचर क्या करेगा? फिर टीचर क्या करेगा? सिर्फ उसकी एक हेल्प करेगा। टीचर कोई ज्ञान का भंडार नहीं होता है। टीचर जो है एक फैसिलिटेटर होता है, यानी कि एक सुगमकर्ता होता है। ठीक है, टीचर बस बच्चे को हेल्प करता है, ना कि खुद बच्चे का ज्ञान निर्माण करता है, या खुद एक टीचर ज्ञान का भंडार नहीं होता। सिर्फ ज्ञान देने वाला मतलब ज्ञान देने वाला नहीं, आप ज्ञान खुद लेंगे, टीचर सिर्फ आपकी मदद करेगा। तो एट्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, फैसिलिटेटर, जिसे हिंदी में सुगमकर्ता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस, एक बच्चा जिसकी इंटेलिजेंस कैसी है? औसत है, औसत बुद्धि वाला बच्चा है, एवरेज इंटेलिजेंस है, नॉर्मल इंटेलिजेंस वाला बच्चा है। शोज़ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज, इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड इज़ शोइंग सिम्टम्स ऑफ। अगर एक एवरेज बुद्धि है बच्चे की, मतलब बहुत ज़्यादा गिफ्टेड बच्चा भी नहीं है या बिल्कुल लो इंटेलिजेंस वाला बच्चा भी नहीं है, एवरेज बच्चा है, और यदि भाषा को पढ़ने और समझने में उसे कठिनाई हो रही है, तो ये संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, वो जो भी अगर मान लो वो किसी लैंग्वेज को पढ़ रहा है और समझ रहा है, वो ऐसा नहीं कर पा रहा, तो किस चीज़ के सिम्टम्स बच्चे में दिख रहे हैं? पहला है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया कब होता है? जब बच्चे लिखने में असक्षम होते हैं, वो ठीक से लिख नहीं पाते, तो डिस्ग्राफिया तो होगा नहीं। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन करने में, गणित में यानी कि मैथ्स में उनको दिक्कत हो रही होती है, तो उसको करने में अगर वो असक्षम होते, नहीं कर पाते, तो उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तीसरा डिस्प्रैक्सिया, गति से रिलेटेड होता है, शरीर के मोटर डेवलपमेंट में या गति में अगर कोई कमी होती है तो उसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। फोर्थ है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है जब बच्चे को किसी भाषा को पढ़ने में और समझने में कठिनाई होती है, रीडिंग डिफ़िकल्टी जब बच्चे को होती है तो उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नाइन्थ का वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज़ डिसलेक्सिया। टेंथ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेंथ क्वेश्चन कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट, एक जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? पहले तो समावेशी शिक्षा का मतलब जिसमें सब लोग बराबर होते हैं, ठीक है, जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उस तरह से उसकी मदद की जाती है, और सारे बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, चाहे वो स्पेशली एबल्ड बच्चा हो, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि CWSN वाले जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले, जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, स्पेशली एबल्ड बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो, सब एक ही कक्षा में बैठकर एक साथ पढ़ते हैं, जिसको जैसी ज़रूरत होती है उसकी वैसी मदद की जाती है, तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या मानती है इंक्लूसिव एजुकेशन, कि हमें डैश के अनुरूप डैश को बदलना चाहिए। पहला ऑप्शन गिवन है सिस्टम,
सिस्टम को बदलना चाहिए चाइल्ड के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से। दूसरा है एनवायरनमेंट को बदलना चाहिए फैमिली के हिसाब से। तीसरा है चाइल्ड यानी कि बच्चे को वातावरण, एनवायरनमेंट के हिसाब से, वातावरण बोलो या परिवेश बोल सकते हो आप एनवायरनमेंट को, उसके हिसाब से बदलना चाहिए। फोर्थ है बच्चे को सिस्टम के हिसाब से बदलना चाहिए, बच्चे को व्यवस्था के हिसाब से बदलना चाहिए। तो हमेशा हम सिस्टम को यानी कि व्यवस्था को किसके हिसाब से बदलते हैं? बच्चे के हिसाब से बदलते हैं। कभी भी हम बच्चे को नहीं बदलेंगे सिस्टम के हिसाब से, हम सिस्टम को बदलेंगे बच्चे के हिसाब से, क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 10th का वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ सिस्टम। हमें बदलना है, व्यवस्था को बदलनी है किसके हिसाब से? बच्चे के हिसाब से, ठीक है, चाइल्ड के अकॉर्डिंग। सो 10th का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो आपके पहले सीटेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और भी वीडियोस मैंने ऐसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस पर मैंने बना रखी है। सो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं CDP में, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।